1 से 1.5 घंटा लगता है मेन फार्मूला सबको बताने में। अब सुनिएगा, जहाँ तक हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे एक्सियल और ब्रॉड साइड यानी इक्विटोरियल पॉइंट में रिलेशन पे भी हमने बता दिए थे। एक्सिस पे हमने सिंपली बोले थे म्यू नट बाय 4π2m बाय डी क्यू, म्यू नट बाय 4π2m बाय डी क्यू। फिर हमने इसी में बोले थे अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्रॉड साइड पोजीशन पे क्या होता है तो म्यू नट बाय 4πm बाय डी क्यू, म्यू नट बाय 4πm बाय डी क्यू। ये बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में फार्मूला ही देता है। अच्छा, इसमें टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी सब पढ़ा दिए थे डायपोल के केस में। अब डायपोल के केस में जब ये सब आप पढ़ चुके हो तो एक चीज, सबसे पहला चीज जानिए आप लोग, अर्थ मैग्नेट में एक दो टर्म को समझना होता है बाबू। एक डीप एंगल का चर्चा बराबर करेगा, डीप एंगल। तो देखिए अर्थ मैग्नेट में हम लोग एक चीज थोड़ा बहुत जानिए, ये सब बेसिक चीज है। अर्थ मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट की बात कर रहे हैं। अर्थ मैग्नेट की अगर बात करते हैं हम लोग तो यहां पे देखिए, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड बी। ये एंगल को डीप एंगल के नाम से जानते हैं और ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, बी एच, और ये कंपोनेंट बी भी। पढ़ाए थे ये सब। इसको हम लोग डीप एंगल के नाम से जानते हैं, या एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि 10, पहले तो अगर आपसे कोई पूछेगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा तो कहिएगा बी कॉस डेल्टा। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेगा तो बी साइन डेल्टा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है उसको कॉस और जिसके साथ नहीं बनता उसको साइन के नाम से जानते हैं। फिर अगर आपसे कभी पूछ देगा कि बताइए 10 डेविएशन एंगल का वैल्यू क्या होता है तो सिंपल याद रखिएगा बी भी अपॉन बी एच, यानी वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट के रेशियो को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, 10 डेविएशन। डेल्टा को कौन सा एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। लिख लीजिए, कभी कभी ये दिए जाते हैं इसका वैल्यू। तो 10 डेल का वैल्यू होता है बी भी बाय बी एच, 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 बी भी बाय बी एच। लिख लीजिए इसको, इसका वैल्यू ही होता है हमेशा बी भी बाय बी एच। 10 डेल्टा का वैल्यू कोई पूछेगा तो सीधा याद रखिएगा बी भी अपॉन बी एच होता है इसका वैल्यू। बी भी बाय क्या होता है, बी एच। बी भी बाय बी एच को हम लोग 10 डेल्टा के नाम से जानते हैं। कल हमने बोल दिए थे इसमें एंगल सब के विषय में। अगर आपसे कोई पूछ देगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी का तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हैं कोई, अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर, अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर, अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। लिख लीजिएगा। इसमें कभी कभी पूछ देता है नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देखे भी होंगे। तो बी का फॉर्मूला होता है हमेशा याद रखिएगा अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बाबू बी भी का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है तो याद रखिएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर, बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर, बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी के स्क्वायर को हम किसके नाम से जानते हैं, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का नेट वैल्यू अगर कभी कोई आपसे पूछेगा तो इसका एक ही फार्मूला होता है अंडर रूट बी एच बाय बी भी। अब सुनिएगा, यहाँ पे ही आप लोग को हम टर्म के विषय में चर्चा करेंगे। देखिएगा आप लोग, लिख लिए इतना। दो चीज होता है
एक होता है इक्विटोरियल और दूसरा होता है पोल, या आप कह सकते हैं एक्सिस और पोल। अर्थ जो होते हैं, पोल पे कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। पोल पे अगर डीप एंगल का चर्चा करेगा तो हमेशा 90, पोल पे 90 बराबर पूछता है। पोल पे कितना होता है? 90। पोल पे, पोल पे, पोल पे, पोल पे 90 और इक्वेटर पे 0 डिग्री। 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 बहुत बार ये बोर्ड में पूछ चुका है, बिहार बोर्ड में। तो लिख लीजिएगा बाबू, डीप एंगल का वैल्यू एट पोल, ये रट जाना, समझ लो 25 में आ रहा है। पोल पे, आवाज मत करिए, समझिए एक एक पॉइंट को। एट पोल, एट पोल की बात करते हैं तो डीप एंगल फाई का वैल्यू कितना होगा? 90। पोल पे 90, पोल पे 90, पोल पे 90। और इक्वेटर पे, इक्वेटर एक्स एक्सिस होता है, इक्वेटर एक्स एक्सिस होता है और इक्वेटर पे 0 डिग्री। एट इक्वेटर फाई का वैल्यू कितना बाबू? 0 डिग्री। एक टर्म और जानिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो टी बराबर क्या होता है? टाइम पीरियड, और इसका इस पे भी खूब पूछे जाते हैं, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, आई अपॉन एम बी। अब पूछता क्या है, क्वेश्चन सुनिएगा। पूछेगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो निश्चित डिक्रीज करेगा। कभी पूछेगा कि मैग्नेटिक डायपोल को बढ़ाने से टाइम पीरियड क्या होता है, तो कहिएगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि टाइम पीरियड मैग्नेटिक फील्ड और किसका? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। आई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जनरली नहीं देगा, आई से कोई मतलब इसमें नहीं है, क्योंकि वह रोटेशन का केस है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आपसे जब भी पूछा जाएगा तो कहेगा कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेशन है, तो याद रखिएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। अगर हम लोग चर्चा करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को बढ़ाएं या मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएं, टाइम पीरियड ऑलवेज क्या करेगा? डिक्रीज। क्या करेगा? डिक्रीज, क्योंकि देख लो ना, उल्टा रिलेशन है। कैसा है? उल्टा रिलेशन है। अब सुनिएगा ध्यान से, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डायमैग्नेटिक का चर्चा करिए। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा ओरिजिनल मैग्नेट के क्या होंगे? अपोज। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर सुनिए, ये पूछ सकता है डिफरेंस पारा, डाय और फेरो में 5 मार्क्स में। तो याद रखिएगा किस किस में डिफरेंस पूछ सकता है? पारा, डाय और फेरो में 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन पारा मैग्नेटिक, डाय मैग्नेटिक एंड फेरो मैग्नेटिक। तो हम पॉइंट क्लियर करते हैं। पहले समझिएगा, इसमें डायामैग्नेटिक का चर्चा करते हैं हम लोग, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का, मटेरियल भी लिख सकते हैं। तो इसमें पहला चीज याद रखिएगा कि डायामैग्नेटिक है तो इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? मैग्नेटाइज।
धीरे धीरे फेवली मैग्नेटाइज, लेकिन डायरेक्शन ओरिजिनल के हमेशा अपोजिट। फेवली मैग्नेटाइज लेकिन डायरेक्शन हमेशा ओरिजिनल मैग्नेट के अपोजिट। पहला चीज क्लियर हो गया। लिखिएगा इसमें, इट इज फेवली मैग्नेटाइज। फेवली का मतलब होता है धीरे धीरे, मैग्नेटाइज, एंड डायरेक्शन आर अपोजिट टू द ओरिजिनल मैग्नेट। ओरिजिनल मैग्नेट के डायरेक्शन का इसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा अपोजिट। याद रखना, इसका ससेबिलिटी इज स्मॉल एंड निगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किसका ससेबिलिटी स्मॉल एंड निगेटिव होता है, तो याद रखिएगा डायामैग्नेटिक का। डायामैग्नेटिक मटेरियल का ससेबिलिटी क्या होता है? स्मॉलर और निगेटिव, स्मॉलर और निगेटिव, स्मॉलर और निगेटिव, स्मॉलर और निगेटिव, स्मॉलर और निगेटिव। डायामैग्नेटिक मटेरियल का ससेबिलिटी स्मॉलर और निगेटिव। क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? इसका ससेबिलिटी इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। ससेबिलिटी इसको पढ़ते हैं, ससेबिलिटी। डायामैग्नेटिक मटेरियल है फेवली, FEEBLY, ओरिजिनल मैग्नेट। ससेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। रट जाना, इसका ससेबिलिटी पूछता है डायरेक्ट कि किसका ससेबिलिटी इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, तो डायामैग्नेटिक का। किसका? डायामैग्नेटिक का। अब एक टर्म पूछता है रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, तो सुन लो ध्यान से, याद करिए। म्यू आर का फॉर्मूला हम रटाए हैं 1 प्लस ससेबिलिटी, 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 1 प्लस ससेबिलिटी। अब सुनिएगा ध्यान से, समझना, इसका ससेबिलिटी अगर निगेटिव होगा और स्मॉल होगा, मान लो -0.5 हो गया, तो म्यू आर का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा? छोटा। म्यू आर का वैल्यू 1 से छोटा, म्यू आर का वैल्यू। तो याद रखिएगा डायामैग्नेटिक का म्यू आर का वैल्यू 1 से क्या होता है? छोटा। ये 4-5 चीज याद रखेंगे, कोई क्वेश्चन ना छूटेगा आपसे। क्लियर हो गया? डायामैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो धीरे धीरे मैग्नेटाइज होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन हमेशा ओरिजिनल मैग्नेट के डायरेक्शन का क्या होते हैं? अपोजिट। इसका ससेबिलिटी क्या होता है? स्मॉल और निगेटिव। ससेबिलिटी स्मॉल एंड निगेटिव, ससेबिलिटी स्मॉल एंड निगेटिव, ससेबिलिटी स्मॉल एंड निगेटिव। और ससेबिलिटी इंडिपेंडेंट होता है किससे? टेम्परेचर से। 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 और म्यू आर का वैल्यू 1 से छोटा, 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 म्यू आर का वैल्यू 1 से छोटा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है कहीं पे? ये रट जाइएगा। अब पारामैग्नेटिक है, तो उसको जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वह क्या होता है? वो भी धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा, लेकिन डायरेक्शन ओरिजिनल के तरफ होगा। इधर होगा ओरिजिनल, डायरेक्शन जो है उसका ओरिजिनल मैग्नेट के तरफ होगा। लिख लिए इसको। अब देखिए, पारामैग्नेटिक का चर्चा करते, 5 मार्क्स में ही पूछेगा डिफरेंस पारामैग्नेटिक के विषय में। पारामैग्नेटिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पारामैग्नेटिक मटेरियल यही दिए जाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव इससे बहुत ज़्यादा बनता है। अब इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होता है? जल्दी बोलिए। ये धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा, लेकिन डायरेक्शन ओरिजिनल मैग्नेट के तरफ होगा। लिख लीजिएगा।
इट इज, अब शॉर्टकट लिख रहे हैं, इट इज प्लेस्ड, इसको कहाँ रखा जाए? इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, देन, बार बार लिखेगा तो याद होगा, देन इट मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज एंड इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज, किसके अलोंग? इज अलोंग द ओरिजिनल मैग्नेट, मैग्नेट, इसका डायरेक्शन किसके तरफ होगा? ओरिजिनल मैग्नेट के तरफ। दूसरा याद रखिएगा, इसका ससेबिलिटी इज स्मॉल, इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव। इसका ससेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका ससेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका ससेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और याद रखिएगा म्यू आर का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1, म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1, म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1। याद रखना है कि किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा और इसका डायरेक्शन ओरिजिनल मैग्नेट के डायरेक्शन में होगा। इसका ससेबिलिटी स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है, स्मॉल और पॉजिटिव, स्मॉल और पॉजिटिव, स्मॉल और पॉजिटिव, स्मॉल और पॉजिटिव। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और इसका ससेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा होता है, म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। क्लियर हो गया? ये डायमैग्नेटिक क्लियर है। डायमैग्नेटिक का ससेबिलिटी क्या होता है? निगेटिव और स्मॉल, निगेटिव और निगेटिव और निगेटिव और निगेटिव और उसमें हमने बोले थे ससेबिलिटी इंडिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। जनरली डायमैग्नेटिक ज्यादा पूछता है, ये जो डायमैग्नेटिक हमने रटाए हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमैग्नेटिक का ससेबिलिटी इंडिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, डायमैग्नेटिक का ससेबिलिटी इंडिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, डायमैग्नेटिक का ससेबिलिटी इंडिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, डायमैग्नेटिक का ससेबिलिटी इंडिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। याद हो गया? ससेबिलिटी का वैल्यू स्मॉल और निगेटिव, 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 स्मॉल और निगेटिव। अच्छा, डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल भी पूछ देता है तो कौन कौन होगा? कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, ये सब है। अब डायमैग्नेटिक तो जानते ही हो कैसे बनाते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। इसमें अगर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कहलाएगा बाबू? डायमैग्नेटिक। और इसमें याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल डायमैग्नेटिक का कौन कौन होगा? बिस्मथ, कॉपर, एजी लिख दीजिएगा। बिस्मथ सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बिस्मथ, कॉपर, एजी। बिस्मथ याद ज्यादा रखना, बिस्मथ पूछता है किसका होता है तो याद रखिएगा डायमैग्नेटिक का। बिस्मथ, कॉपर, एजी, एयू ये सब होता है। एचजी, पीबी, वाटर भी होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जितना भी इनर्ट गैस है सब इसी में आते हैं डायमैग्नेट में। केमिस्ट्री में सर बोलते होंगे। पूछता है डायमैग्नेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो बिस्मथ। और जितने भी इनर्ट गैस है वह, कॉपर भी होता है, एजी भी होता है, पीबी भी होता है, लेड, ये सब। लेकिन सबसे ज्यादा बिस्मथ पूछा जाता है, बीआई। अच्छा, इसमें बताइए इसका क्या क्या एग्जाम्पल होगा? तो इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, Na, Mg, Mn, ये सब इसका एग्जाम्पल है, लिख लीजिए।
एल्युमिनियम भी होता है। ये सब आप लोग को सर पढ़ाते होंगे वहां पे, क्योंकि वहां तो बनाना पड़ता है ना, पारा मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, और पारा और डाई के विषय में पढ़ाते होंगे सर लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे निकाला जाता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, ये सब सर चर्चा किए होंगे सभी लोग को। चलिए, और आखिरी कंसेप्ट है फेरोमैग्नेटिक। बाबू ये लोहा है ही, और लोहा को लोहा के पास ले जाएंगे तो और आग निकलेगा, चिंगारी होगा। इसका मतलब समझ लो, रब भाषा में बोले, फेरोमैग्नेटिक को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। कैसा 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 कैसा? और याद रखिएगा इसका ससेबिलिटी बहुत है होता है और पॉजिटिव। तो लिखिए पहला, इसमें फेरोमैग्नेटिक का चर्चा करेंगे हम लोग, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये भी खूब पूछे जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के विषय में डिफरेंस इस बार देने का चांस है, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो याद रखिएगा इसमें, इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड it get strongly magnetized get strongly magnetized। इसका ससेबिलिटी इज पॉजिटिव एंड वेरी है, इसका ससेबिलिटी पॉजिटिव एंड वेरी है, इसका ससेबिलिटी पॉजिटिव एंड वेरी है। बाबू इसमें याद रखिएगा, म्यू आर का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा होता है, किससे? 1 से। म्यू आर का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, किससे? 1 से। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लोहा, कोबाल्ट, निकेल, एलॉय पूछता है किसका एग्जाम्पल है, तो फेरोमैग्नेटिक का। किसका? फेरोमैग्नेटिक का। तो अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। कैसा? स्ट्रांगली। कैसा? स्ट्रांगली। कैसा? स्ट्रांगली। कैसा? स्ट्रांगली। कैसा? स्ट्रांगली। कैसा मैग्नेटाइज होता है? स्ट्रांगली। कैसा? स्ट्रांगली। इसका ससेबिलिटी का वैल्यू पॉजिटिव और वेरी है। म्यू आर का वैल्यू 1 से बहुत बहुत बड़ा होगा। म्यू आर का वैल्यू 1 से बहुत बहुत बड़ा होगा। और इसका एग्जाम्पल Fe, कोबाल्ट, निकेल, एलॉय। तो अगर आपसे पूछेगा पारा, डाई और फेरो में डिफरेंस, तो बना दीजिएगा। 5 मार्क्स में देने का चांस है। 3 साल से नहीं पूछा है, इसलिए चांस ज़्यादा बनता है। इसको 5 नंबर में डाला जाए तो इसको भी कर लीजिएगा 5 मार्क्स के लिए। बिहार बोर्ड और CBSE दोनों में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ से गारंटी है, या तो 5 नंबर देगा या 2 नंबर का क्वेश्चन देगा, 2-3 को ऑब्जेक्टिव तो तय है। किसका ससेबिलिटी क्या होता है? डायरेक्शन तो ओरिजिनल मैग्नेट के डायरेक्शन में होगा ही इसका हमेशा। फेरोमैग्नेटिक जब ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा और डायरेक्शन किसके तरफ होगा? एंड डायरेक्शनल इज अलोंग द ओरिजिनल मैग्नेट। लिख लेना, एंड डायरेक्शन इज अलोंग द ओरिजिनल मैग्नेट। इसका डायरेक्शन तो हमेशा ओरिजिनल मैग्नेट की तरफ होगा ही ना, क्योंकि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, तो इसका डायरेक्शन भी ओरिजिनल मैग्नेट के तरफ होगा। अब एक टर्म है, बराबर पूछता है, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। सुनिएगा, जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक किस पे कन्वर्ट कर जाता है? पारामैग्नेटिक पे। उसी को क्या कहते हैं हम लोग?
क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर बराबर ये भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो लिखिएगा सबसे पहले क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर, किसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। लिखिएगा क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर, ये भी खूब पूछे जाते हैं। क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर, एक लाइन याद रखना, फेरोमैग्नेटिक कहाँ पे, पारामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक किसमें, पारामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक किसमें, पारामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक पारामैग्नेटिक। तो लिखिएगा, फिर एक लाइन में, लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, डिफिनेशन तो पढ़ा ही चुके हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पारामैग्नेटिक एट दैट टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पारामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक बिकम्स क्या हो जाए, बिकम्स पारामैग्नेटिक एट दैट टेम्परेचर। पारामैग्नेटिक at that temperature, at that temperature। इस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पारामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक पारामैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक पारामैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक पारामैग्नेटिक में। कोई पूछेगा कि क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर क्या है, तो आप एक ही लाइन में जवाब दीजिएगा, जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक पारामैग्नेट बन जाए, जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक पारामैग्नेट हो जाते हैं, उसी को किसके नाम से जानते हैं, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर के नाम से। किसके नाम से, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर के नाम से। क्लियर हो गया। फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाए, पारामैग्नेटिक, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। अब सुनिएगा, कभी कभी इसमें सॉफ्ट और हार्ड का चर्चा करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ का चर्चा करते हैं, I वर्सेस H का। एक लाइन थोड़ा सा देखिए, I वर्सेस H का चर्चा करते हैं। ये I है, ये H है। अब इसका ग्राफ का अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ऐसे ग्राफ होता है इसका। इस पॉइंट को O कहते थे, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, D, E, F और पुनः A पे हम लोग पहुंचते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें दो टर्म को समझना होता है, एक OB को और दूसरा OC को। OB, यहां पे देखिए H का वैल्यू घट रहा है, H का वैल्यू घट रहा है, और H का वैल्यू घटते घटते यहाँ पे H का वैल्यू 0 हो गया, तो उसको किसके नाम से जानते हैं, रिटेंटिविटी। किसके नाम से, रिटेंटिविटी। किसके नाम से, रिटेंटिविटी। किसके नाम से, रिटेंटिविटी। अब फिर समझिए, अगर मान लीजिए I का वैल्यू निगेटिव में घटते घटते घटते, I का वैल्यू घटते घटते 0 हो जाए और H का वैल्यू निगेटिव हो जाए, तो उसको किसके नाम से जानते हैं हम लोग, कोरिसिविटी। तो OC क्या हो गया, कोरिसिविटी, और OB क्या हो गया, रिटेंटिविटी। लिख लीजिएगा, OB रिटेंटिविटी और OC हो जाएगा कोरिसिविटी। याद रखिएगा, जहां पे H का वैल्यू 0 होता है रिवर्स प्रोसेस में। किसमें, रिवर्स प्रोसेस में। जहां पे H का वैल्यू 0 हो जाता है रिवर्स प्रोसेस में, उसको किसके नाम से जानते हैं, रिटेंटिविटी के नाम से। किसके नाम से, रिटेंटिविटी। और जहां पे I का वैल्यू 0 हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोरिसिविटी। ये याद रखिएगा क्योंकि इसका काम है। रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी आपको समझना होगा, क्योंकि
हिस्टेरेसिस कर्व में दोनों चीज को क्लियर करना होता है, रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी। याद रखिएगा हमेशा ये जब भी डिफाइन होता है तो किस प्रोसेस में, रिवर्स प्रोसेस में। किस प्रोसेस में, रिवर्स प्रोसेस में। किस प्रोसेस में, रिवर्स प्रोसेस में। किस प्रोसेस में, रिवर्स। तो ओबी को क्या कहते हैं हम लोग, रिटेंटिविटी। ओबी को रिटेंटिविटी और ओसी को कोरिसिविटी। क्लियर। अगर H का वैल्यू 0 है जहाँ पे रिवर्स में, उसको रिटेंटिविटी, और जहाँ पे I का वैल्यू 0 हो जाएगा रिवर्स प्रोसेस में, उसको कोरिसिविटी। दोनों पॉइंट अच्छा से क्लियर हो गया, रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी। अब सुनिए, इसी में समझना है सॉफ्ट और हार्ड को। सॉफ्ट मैग्नेट और हार्ड मैग्नेट बड़ी पूछता है बाबू 2 मार्क्स में, सॉफ्ट और हार्ड। सुनिएगा ध्यान से। सॉफ्ट मैग्नेट हम उसको कहते हैं जिसका रिटेंटिविटी, कोरिसिविटी और हिस्टेरेसिस, इस पूरे लूप का नाम होता है हिस्टेरेसिस लूप। इस लूप को कोई कहेगा पढ़ने के लिए तो क्या पढ़िएगा, HYSTERSIS, हिस्टेरेसिस कर्व कहिए या लूप कहिए, हिस्टेरेसिस कर्व। इस पूरे लूप का नाम होता है हिस्टेरेसिस कर्व या लूप। लिख लीजिएगा, हिस्टेरेसिस कर्व या लूप। 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 क्लियर हो गया। अब सुनिए, सॉफ्ट, आप देखे होंगे बराबर क्वेश्चन पूछता है सॉफ्ट मैग्नेट का यूज कहाँ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के कोर में, मोटर में, जनरेटर में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। कहाँ कहाँ करते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर में, मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। किसका, सॉफ्ट का। अब सॉफ्ट का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट का रिटेंटिविटी, कोरिसिविटी और हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम होते हैं। सॉफ्ट का कम, सॉफ्ट का कम। डायरेक्ट पूछा जाता है बोर्ड सब में कि बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेट में किसका यूज होता है, तो सॉफ्ट मैग्नेट का। और हार्ड मैग्नेट का यूज सिर्फ एक ही जगह किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट में। कहां पे, परमानेंट मैग्नेट। कैसा, परमानेंट मैग्नेट। कहां पे, परमानेंट मैग्नेट। तो लिखिएगा एक लाइन सॉफ्ट और हार्ड के विषय में। सॉफ्ट मैग्नेट, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल भी लिख सकते हैं या सॉफ्ट मैग्नेट भी लिख सकते हैं। सॉफ्ट मैग्नेट लिखिए, शॉर्टकट सॉफ्ट मैग्नेट। The retentivity, comma, coercivity, and hysteresis loss is very small। अरे यार, पेन, वेरी स्मॉल। इसका यूज कहाँ किया जाता है बाबू, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है यूज। कहाँ पे, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोर। अब देखिए मोटर और जनरेटर, मोटर और जनरेटर में इसका पूछा जाता है यूज ही कहाँ होता है, यही जनरली पूछेगा। हो सकता है कोरिसिविटी, रिटेंटिविटी सब न दे, सॉफ्ट मैग्नेट का यूज कहाँ करते, ये जनरली पूछा जाता है। तो रट जाइएगा, ट्रांसफार्मर के कोर में, 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 इलेक्ट्रोमैग्नेट में, मोटर में और जनरेटर में। अब हार्ड में लिखेगा सब है, ऑल आर है। एक लाइन में लिखिए हार्ड,
हार्ड जस्ट इसके बाद आता है हार्ड मैग्नेट। तो सब कुछ क्या हो जाएगा, है। रिटेंटिविटी हो, कोरिसिविटी हो, सब कुछ है हो जाएगा, उसी को हार्ड कहते हैं। ऑल है, एक लाइन में लिख दिया ऑल है, समझ गए ना। ऑल है का मतलब रिटेंटिविटी, कोरिसिविटी, हिस्टेरेसिस लॉस, ये सब है हो जाएगा। इसका यूज कहाँ किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है डायरेक्ट परमानेंट मैग्नेट में किसका यूज करते हैं, तो हार्ड का। किसका, 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 हार्ड का। हार्ड मैग्नेट का यूज कहां करते हैं, परमानेंट मैग्नेट में। परमानेंट मैग्नेट, हार्ड का यूज कहां करते हैं हम लोग, परमानेंट मैग्नेट में। हार्ड का यूज कहां करते हैं, परमानेंट मैग्नेट में। हार्ड का यूज कहां करते हैं हम लोग, परमानेंट मैग्नेट में। परमानेंट मैग्नेट में, क्लियर हो गया। तो ये आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें सबसे ज्यादा याद रखना, डायामैग्नेटिक बड़ी पूछता है, तो डायामैग्नेटिक का ससेबिलिटी इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट और उसका ससेबिलिटी निगेटिव। वह भी बोले थे, हम साइड में लिखे भी थे, म्यू आर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 प्लस ससेबिलिटी। फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 प्लस ससेबिलिटी। म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस ससेबिलिटी। म्यू आर का वैल्यू लिखा दिए हैं वैसे, म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस ससेबिलिटी। म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस ससेबिलिटी। म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस ससेबिलिटी। डायरेक्ट पूछता है बोर्ड में। इसको कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, इसको रिलेटिव परमेबिलिटी, और इसका नाम होता है ससेबिलिटी। म्यू आर को रिलेटिव परमेबिलिटी और एक्स जो लिखा हुआ है इसका नाम होता है ससेबिलिटी। ससेबिलिटी, इसको चाई के नाम से जानते हैं, CHI पढ़ते हैं चाई, CHI ससेबिलिटी। तो ससेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी में कोई रिलेशन पूछेगा, डायरेक्ट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस ससेबिलिटी। 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 म्यू आर का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस ससेबिलिटी। म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस ससेबिलिटी। म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस ससेबिलिटी। याद हो गया सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत। पारा डाय और फेरो में डिफरेंस रट जाना। पारा डाय और फेरो में 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। पारा डाय और फेरो लिखा दिए हैं, दोबारा तिबारा कितना लिखेंगे, एक एक चीज कितना बार बोले हैं, इसलिए उसको रट जाइएगा। अब सुन लो, क्वेश्चन देगा कि एक पारा मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, तीनों को एक साथ मैग्नेट में रखेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कौन मैग्नेटाइज होगा, फेरो। उसके बाद पारा। सबसे बुरा हाल डाया का। क्लियर हो गया। ससेबिलिटी का सबसे ज्यादा वैल्यू किस में, फेरो में। सबसे कम डाया में। सबसे कम कितना होता है डाया में, नेगेटिव और स्मॉलर। नेगेटिव और एक से कम नहीं, नेगेटिव और स्मॉलर। लेकिन डाय में कहेंगे पॉजिटिव और 1 से छोटा होता है, स्मॉलर, ये बोल सकते। और फेरो में बहुत ज्यादा बड़ा। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बड़ी पूछता है बुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशन भी पूछता है। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, फाई। तो फाई का वैल्यू याद रखिएगा बी डॉट या बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी, स्केलर। कौन सा क्वांटिटी, इसका यूनिट 2 होता है, यूनिट ऑफ फाई। लिखते चलिए, यूनिट ऑफ फाई। सुन लीजिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। तो टेस्ला मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर ये नहीं पूछता है, इसमें मेन पूछे जाते हैं
और में जो लिखेंगे वेबर यही पूछता है। वेबर किसका यूनिट है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर। VBI कर दो। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर। 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 इसका डायमेंशन याद है? ml²T-2a-1। डायमेंशन होता है ml²T-2a-1। निकाल भी सकते हैं आप लोग फोर्स के मदद से, सबको रटाए हैं कैसे निकाला है। लेकिन पूछेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या यूनिट होता है, तो क्या कहोगे? वेबर। क्या वेबर किसका यूनिट? मैग्नेटिक फ्लक्स का। 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 वेबर किसका यूनिट? वेबर किसका यूनिट? वेबर किसका यूनिट? मैग्नेटिक फ्लक्स का। वेबर किसका यूनिट? मैग्नेटिक फ्लक्स का। वेबर किसका यूनिट? मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्लियर? लेंज लॉ थोड़ा सा देख लेना, दोनों हो सकता है लेंज लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ दे कम देता है, अगर देगा तो बना लीजिएगा, कुछ नहीं। इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने का यूज किसने किया था? लेंज। इसलिए उस लॉ का नाम क्या पड़ गया था? लेंज लॉ। अब सुनिए, यहां पे सबसे ज्यादा समझना होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लक्स में क्या रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ई इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है -d∅dt, -d∅dt। ई लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला ही बहुत बार पूछता है, नहीं होगा तो क्वेश्चन उठा के रख देगा, अगर हार्ड करेगा तब की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड EMF एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो याद रखिएगा, ई इंड्यूस्ड का वैल्यू -d∅ का वैल्यू -d∅dt। ई इंड्यूस्ड 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 का वैल्यू -d∅dt। अब क्वेश्चन कैसे देता है समझिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं इस पे एक। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले फ्लक्स आपको दे देगा। फ्लक्स का वैल्यू देखिए, 10t² + 50t या -50 करिए, -50t + 20 वेबर है। देन इंड्यूस्ड EMF एट t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड बनाइए, तो t बराबर कितना सेकेंड की बात कर रहा है? 2 सेकेंड। t बराबर कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। कोशिश करिए सब लोग डिफरेंशिएट करके। t बराबर कितना सेकेंड की बात कर रहा है? 2 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड। तो सीधा एक लाइन में आप बना सकते हो, ई इंड्यूस्ड क्या होगा? -d∅dt। इसको माइनस रहने दीजिए बाहर, डिफरेंशिएट कर दीजिए, 20t -50 हो गया। अब देखिए, ई इंड्यूस्ड कहाँ पे निकालना है? एट t बराबर 2 सेकेंड। तो ई माइनस रहने दो, 2 × -50, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस बाहरे है अभी,
40 माइनस 50, तो माइनस 10 माइनस माइनस प्लस, इतना हो जाएगा वेबर पर सेकेंड, या वोल्ट भी लिख सकते हो। अब इसको वोल्ट भी लिख सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? वोल्ट लिख सकते हैं इसको, वोल्ट, वोल्ट दे। समझ गए कैसे बनता है क्वेश्चन? क्लियर हो गया? इस पे क्वेश्चन देगा ई इंड्यूस्ड बराबर क्या होता है? माइनस d∅dt। ई इंड्यूस्ड बराबर माइनस d∅, जनरली फार्मूला ही देता है, घुसा गया तो क्वेश्चन भी दे देता है। तो फ्लक्स का वैल्यू याद रखना है, दिया रहेगा, कैसे निकालते हैं समझ गए? माइनस d∅dt, माइनस d∅dt, माइनस d∅dt। अब एक टर्म है बाबू, इसी में पूछता है बोर्ड में, इंड्यूस चार्ज डिपेंड करता है किस पे? रेजिस्टेंस। इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे। करंट तो डिपेंड करता ही है रेजिस्टेंस पे। एक टर्म इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस चार्ज माइनस d∅r होता है। क्या होता है? माइनस डी। प्रूव नहीं करेंगे, वहाँ किए थे क्लास में प्रूव, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। लिख लिए इसको, बढ़े आगे, थोड़ा रटिए कस के। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला माइनस d∅dt, 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 इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला माइनस d∅dt। क्लियर हो गया? अब देखिए, आज तक आपने नहीं पढ़ा है कि चार्ज डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, लेकिन यही पढ़ना है चार्ज किस पे डिपेंड करता है। तो लिखिएगा एक लाइन, इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड चार्ज, जिसको हम लोग या तो DQ कहते हैं या स्मॉल q कहते हैं, ये डिपेंड करता है किस पे बाबू? रेजिस्टेंस पे। ∆φ/r, ∆φ या d∅r लिख सकते हो। इसको d∅ भी बहुत लोग लिखते हैं, तो कंफ्यूज ना करिएगा। डेल्टा का मतलब स्मॉल होता है, d∅r। तो याद रखिएगा, इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे। इंड्यूस चार्ज किस पे? रेजिस्टेंस पे। पूछता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट नहीं डिपेंड करता है किस पे? रेजिस्टेंस पे। लेकिन कौन डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे। लिख लीजिएगा, या देख ही रहा है ना कि इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे। इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे। इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे। इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे। इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड करता है किस पे? रेजिस्टेंस पे। याद हो गया? इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड करता है? इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड करता है? इंड्यूस चार्ज डिपेंड अपॉन द, 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 इंड्यूस चार्ज डिपेंड अपॉन द। क्लियर हो गया? अब सुनिएगा इसके बाद नेक्स्ट। इंडक्शन दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ और दूसरा म्यूचुअल। एक सेल्फ और दूसरा म्यूचुअल, एक सेल्फ और दूसरा म्यूचुअल, एक सेल्फ और दूसरा म्यूचुअल। तो देखिए, अब लिखेंगे टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन। तो सेल्फ की बात करते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में याद रखिएगा आप लोग, सेल्फ इंडक्शन को किसको? L से। किससे? L से। तो इसमें फॉर्मूला होता है फाइ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो बोलो, फाइ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं L आ जाता है। पूछता है यूनिट आपसे, म्यूचुअल में यही होता है। देख लो, म्यूचुअल की भी बात करते हो, साइड में इधर म्यूचुअल लिख दीजिए। म्यूचुअल इंडक्शन, इसको किसके नाम से? M के नाम से। म्यूचुअल इंडक्शन की बात करिएगा तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, सॉरी I नॉट M, I इस पे डिपेंड करता है, I पे। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, क्या आ जाएगा बाबू? M। इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं।
याद रखिएगा दोनों का यूनिट ऑफ एल और एम दोनों का यूनिट 2 हो सकता है। क्या क्या होगा बता सकते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हेनरी। सुनिए 5/I होगा तो एक तो लिख सकते हो वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, लेकिन ये नहीं पूछता है। पूछता कौन है बाबू? हेनरी। पूछेगा हेनरी किसका यूनिट होता है? तो सेल्फ का और म्यूचुअल का, 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 सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल दोनों का यूनिट क्या होता है? हेनरी। 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 सेल्फ और म्यूचुअल दोनों का यूनिट क्या होता है? हेनरी। सेल्फ और म्यूचुअल दोनों का यूनिट, सेल्फ और म्यूचुअल दोनों का यूनिट, सेल्फ और म्यूचुअल दोनों का यूनिट, सेल्फ और म्यूचुअल दोनों का यूनिट हेनरी। सेल्फ हो या म्यूचुअल हो दोनों का यूनिट हमेशा हेनरी। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का यूनिट ऑलवेज हेनरी ही होता है। सेल्फ और म्यूचुअल दोनों का यूनिट हमेशा हेनरी। 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 क्लियर हो गया? लिख लिए हेनरी किसका यूनिट है? सेल्फ और म्यूचुअल, 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 सेल्फ और म्यूचुअल। अब देखिए इसमें आपसे सीधा इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेगा, तो दोनों ही केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात इतना आराम से पढ़ा रहे तब नहीं उतार पाते हो। लिखो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करिएगा तो L इंटू DI/dt, और इसका क्या होगा जल्दी बोलिए? -M इंटू DI/dt, -L इंटू DI/dt या -M इंटू DI/dt। एक हो गया सेल्फ, दूसरा हो गया म्यूचुअल, एक हो गया सेल्फ, दूसरा हो गया म्यूचुअल। अब सुनिए एनर्जी स्टोर पूछता है। अच्छा इसमें सोलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, तो याद रखिएगा सेल्फ की बात कर रहे हैं। किसका? सेल्फ का। तो सेल्फ इंडक्टेंस में याद रखना वैल्यू सोलिनॉइड के केस में, किसमें? सोलिनॉइड। बड़ी पूछता है बाबू। सोलिनॉइड के केस में होता है म्यू नट N²/R² इंटू L। याद हो गया? तो याद रखना पूछता है नंबर ऑफ टर्न और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रिलेशन है। तो याद रखिएगा सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर का, 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 नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर का। सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर, सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर, सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर, सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर। सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर का। अब अगर आपसे इसी में पूछ देगा सेल्फ में एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर की बात करेगा तो इसका सिंपल फार्मूला होता है ½ Li²। कितना होता है? ½ Li²। सेल्फ इंडक्टेंस में एनर्जी का फार्मूला ½ Li², ½ Li²। एनर्जी स्टोर सेल्फ इंडक्टेंस के केस में ½ Li², ½ Li²। एक टर्म होता है एनर्जी डेंसिटी V²/2 म्यू नट। याद रखिएगा एनर्जी डेंसिटी
सेल्फ में एनर्जी डेंसिटी UD, एनर्जी डेंसिटी की बात करेगा तो रट जाना फॉर्मूला V²/2 म्यू नट, 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 V²/2 म्यू नट। आए ना तो देखो, एनर्जी स्टोर की बात करेगा तो ½ LI², एनर्जी स्टोर 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 ½ LI², एनर्जी डेंसिटी V²/2 म्यू नट, V² और 12th याद रखिए पूरा फार्मूला का निचोड़ होता है ये। अगर 12th जिसका मजबूत हो जाता है वो जेई मेंस और नीट निकाल लेता है। कारण क्या है, सब फार्मूला ही दिमाग में रहना चाहिए, तभी 12th बढ़िया नंबर आएगा। और शांत हो जाइए, वो सब काम ना करिए, सुनिए इधर। तो आपको फार्मूला जितना बढ़िया से याद करेंगे आपका बोर्ड उतना अच्छा जाता है, क्योंकि उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना होता है। शांत हो जाइए, आवाज नहीं। एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो V²/2 म्यू नट, एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो V²/2 म्यू नट, V²/2 म्यू नट। एक टर्म है सेल्फ और म्यूचुअल में रिलेशन, सेल्फ और म्यूचुअल में रिलेशन एक कपलिंग कांस्टेंट के होता है उसी के टर्म में। कभी कभी बोर्ड में रिलेशन सीधा उठा के रखता है, तो सेल्फ और म्यूचुअल में क्या रिलेशन है, तो एक लाइन में लिखेगा रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला m बराबर होता है K√L1L2 का प्रोडक्ट, K√L1L2 का प्रोडक्ट। K को क्या कहते हैं हम लोग, कपलिंग कांस्टेंट, COUPLING, कपलिंग कांस्टेंट। अब सुनिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। K का मैक्सिमम वैल्यू 1, K का मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कोई पूछेगा तो 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। तो याद रखिएगा म्यूचुअल और सेल्फ में रिलेशन पूछेगा तो m बराबर K√L1L2 का प्रोडक्ट, 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 m बराबर K√L1L2 का प्रोडक्ट। याद हो गया सबको। सेल्फ और म्यूचुअल में क्या रिलेशन होता है, तो m बराबर K√L1L2 का प्रोडक्ट, m बराबर K√L1L2 का प्रोडक्ट, m बराबर K√L1L2 का प्रोडक्ट, m बराबर K√L1L2 का प्रोडक्ट। K को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ। अब सुनिए इंडक्टर को भी किसके तरह जोड़ा जाता है, रेजिस्टेंस के तरह। किसके तरह, रेजिस्टेंस के तरह। याद रखिएगा इंडक्टर को भी अगर भविष्य दे दिया तो याद रखोगे रेजिस्टेंस के तरह जोड़ते हैं इंडक्टर को। पूछा नहीं जाता है लेकिन दुर्भाग्य से पूछ दिया तो रेजिस्टेंस के तरह कॉम्बिनेशन होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, बोले थे आज खत्म करेंगे, कल पूरा मॉडर्न को रटाना है, पूरा मॉडर्न को आर पार कर देंगे कल। चलिए देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे अल्टरनेटिंग करंट में। सबसे पहला समझना पिक वैल्यू। अल्टरनेटिंग में सुन लो, अल्टरनेटिंग करंट का चर्चा कर रहे हैं।
एक तरफ इंडिया लिखिए, दूसरे तरफ यूएसए। सुनिए ध्यान से, अब हम लोग चर्चा करेंगे यूएसए और इंडिया के विषय में। तो दिमाग में सेट करिए, इंडिया का हम लोग जो यूज करते हैं वह डीसी वोल्टेज का चर्चा करें। किसका? डीसी का, नॉट एसी। एसी वोल्टेज 310 हो जाता है, डीसी की बात करते क्योंकि वहां पे पिक आरएमएस अलग अलग होता है। तो इंडिया में वोल्टेज कितना यूज होता है? 220 और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ये इंडिया का व्यथा है। अच्छा चीज नहीं है, खराब चीज है। इंडिया में 220 वोल्ट वोल्टेज लिया जाता है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब फिर देखिए यूएसए का जब चर्चा करिएगा आप लोग, तो यूएसए की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाता है 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा कभी अगर मान लीजिए कोई पूछ देगा कि एसी पढ़े हैं तो उसमें क्या क्या यूज होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इंडिया में हम लोग जो यूज करते हैं बाबू, सिंपल याद रखिएगा, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। यूएसए में 110 और 60 हर्ट्ज। अब एसी को कैसे पहचानते हैं? आपने देखा होगा ऐसे सेनेसिडुअल टाइप का है तो ये एसी हो गया। ये किसका हो गया? एसी। एसी का सिंबल ऐसा होता है। और डीसी आपने बहुत पढ़े हैं, डीसी का सिंबल ऐसा होता है, ये माइनस और वो प्लस। ये डीसी हो गया और वो एसी हो गया। दिखा दीजिए पर, हमने लिखा चुके हैं एसी और डीसी में डिफरेंस। बोर्ड में कभी कभी एसी और डीसी में डिफरेंस पूछता है। एसी हर एक इंस्टेंट पे चेंज करता है और डीसी कंटिन्यूअस होता है। एसी क्या होता है? हर एक इंस्टेंट पे चेंज करता है। देखिए इसका करंट हो या वोल्टेज, हर एक इंस्टेंट पे चेंज करता है। कोई पूछेगा बाबू कि मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो T/4 पे मैक्सिमम और T/2 पे फिर 0। लेकिन डीसी का करंट, डीसी का वोल्टेज या करंट की बात करिएगा तो ये क्या होता है? जल्दी बोलिए। T है, ये करंट है, तो डीसी का करंट हमेशा कांस्टेंट। क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट। एसी का वोल्टेज करंट हर एक इंस्टेंट पे चेंज करता है। एसी का वोल्टेज करंट हर एक इंस्टेंट पे चेंज करता है। एसी का वोल्टेज करंट हर एक इंस्टेंट पे चेंज करता है और डीसी का हमेशा कांस्टेंट रहता है। एसी डेंजर होता है किसके रिस्पेक्ट में? डीसी के रिस्पेक्ट में। वह जो है सेनेसिडुअल होते हैं, ये क्या होता है? पल्सेटिंग होता है। सब लिखाए हैं बढ़िया से, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में एसी डीसी में डिफरेंस पूछे जाते हैं। बोर्ड का एसी डीसी में डिफरेंस कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, तो 5-5 पॉइंट हमने लिखे थे वहां पे। एसी और डीसी में डिफरेंस लिखा चुके हैं सब कुछ। एसी और डीसी में हमने डिफरेंस लिखाए थे। अब आप लोग को थोड़ा बहुत जान लीजिए क्या होता है नहीं होता है ये सब। अब हम लोग को मेन इसमें पहला पॉइंट समझना होगा पिक वैल्यू। इसके विषय में पिक करंट, पिक वोल्टेज। याद इतना रखना, जब भी हम पिक करंट या पिक वोल्टेज की बात करते हैं तो सिंपली दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ये या तो साइन के गुणक में होते हैं या तो कॉस के गुणक में।
या तो साइन के गुणक में या तो कॉस के गुणक में, या तो साइन के गुणक में या तो कॉस के गुणक में। जैसे एम्पलीट्यूड पढ़ाए थे वही होता है यहाँ पे भी। फिर सुनिए, एसी में अगर आपसे कोई पूछेगा कि पिक करंट क्या होता है, तो साइन के गुणक में जो रहेगा वो पिक होगा या कॉस के गुणक में। अगर दोनों रहेगा तो साइन के गुणक का स्क्वायर प्लस कॉस के गुणक के स्क्वायर के सम को रूट में डाल देंगे तो वही क्या देगा आपको, आई पिक। क्या देगा, आई पिक। तो सबसे पहला आपको समझना है पिक वैल्यू ऑफ करंट। पूछता है बोर्ड में, पिक वैल्यू ऑफ करंट, पिक वैल्यू ऑफ करंट, पिक वैल्यू ऑफ करंट की चर्चा कर रहे हैं हम। समझिएगा बाबू ध्यान से। ये मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है आई टी बराबर 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5 है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आई पिक का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलिए। साइन के गुणक में कितना है, 4, तो यही हो जाएगा पिक वैल्यू। क्लियर हो गया पहला। अगर मान लीजिए बाबू इसी में दूसरा ऐसे लिख देगा आई टी बराबर 7 प्लस 9 साइन ओमेगा टी, तो बताइए इसमें पिक का वैल्यू क्या होगा, जल्दी। 9, आई पिक क्या होगा इसका, 9 एम्पियर। तीसरा देखिए, अगर आपसे कोई पूछ देगा, मान लीजिए आई टी बराबर -10 प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, तो बताइए क्या होगा, आई पिक का वैल्यू 4। ये या तो साइन के गुणक में होते हैं या तो कॉस के गुणक में। अगर दोनों रहेगा, मान लो जैसे ये 4 नंबर आई टी का वैल्यू आपको दे देगा बाबू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। ये पूछा हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है। तो आई पिक पूछेगा आपसे तो याद रखना आई पिक का वैल्यू होगा साइन के गुणक में कितना है, जल्दी बोलिए बाबू, I1 का स्क्वायर और प्लस I2 का, यानी साइन के गुणक का स्क्वायर प्लस कॉस के गुणक का स्क्वायर का सम के अंडर रूट को क्या कहते हैं हम लोग, पिक वैल्यू। क्या कहते हैं, पिक वैल्यू। पिक वैल्यू याद हो गया सबको। ये या तो साइन के गुणक में होते हैं या तो कॉस के गुणक में, या तो साइन के गुणक में या तो कॉस के गुणक में। दोनों दिया रहेगा तो दोनों के गुणक के स्क्वायर के अंडर रूट के सम को क्या कहते हैं हम लोग, पिक वैल्यू। क्या कहते हैं हम लोग, पिक वैल्यू। क्लियर हो गया पिक वैल्यू बढ़िया से। अब देखिए इसी में एक एग्जाम्पल इस तरीका से भी दे सकता है आपको। मान लीजिए आई टी का वैल्यू, क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू मैक्सिमम 4 होता है, ओमेगा टी प्लस 3 कॉस ओमेगा टी, तो कितना होगा बोलिए। आई पिक की बात करिएगा तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 ना, रूट से कितना निकल जाएगा, 5, 25 हो जाएगा। कितना बाहर निकलेगा, 5। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। आई पिक क्लियर हो गया, कैसे निकालते हैं हम लोग। अब इसके बाद दूसरा टर्म आपको सीखना है, इसमें आरएमएस के विषय बड़ी पूछता है, चाहे वोल्टेज पूछे चाहे करंट पूछे, दोनों चीज पूछे जाते हैं। तो याद इतना रखिएगा कि आरएमएस क्या चर्चा करेगा तो जो भी पिक होगा उसमें कितना से भागा दीजिएगा, रूट से, रूट 2 से। रट जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आई आरएमएस और आई पिक में रिलेशन। क्या कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा। ये या तो साइन के गुणक में होते हैं या तो कॉस के गुणक। अगर दोनों रहेगा तो दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट का सम। ये सब प्रूव्ड किए थे 11th में एसएचएम।
16 + 9 25, 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5, हम डायरेक्ट लिख दिए। 16 + 9 25 हो जाएगा। देखिए बाबू, 16 + 9 √25, बाहर 5 एम्पियर। अब लिखो इसके बाद आई पिक और IRMS में रिलेशन। तो रट जाना है इसमें आप लोग को। अगर हम कोई भी कहेगा, चाहे वोल्टेज की बात करे चाहे करंट की बात करे, किसका वोल्टेज, तो VRMS की बात करेगा तो V पिक में कितना से भागा दोगे, √2 से। इससे √2 से। अगर करंट पिक की बात करेगा I पिक, तो रट जाना RMS में कितना से उल्टा कर दीजिएगा आप। चलिए IRMS का चर्चा कर रहे हैं। IRMS क्या होगा, जल्दी बोलिए। I पिक में कितना से भागा दोगे, √2। VRMS या IRMS की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, I पिक √2। अब सुनिए, हमारे पास जो वोल्टेज गिवन होता है ना, वह पिक वैल्यू दिया रहता है। RMS पिक वैल्यू। जैसे इंडिया का वोल्टेज जो रहता है, ये कौन सा वैल्यू है, 220, किसका वैल्यू होता है, पिक का कि RMS का। सुनिए ध्यान से, अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये पिक का वैल्यू, तो आप जो देखते हो साइनसॉइडल फंक्शन के टर्म में, वह आपको दिया रहता है साइन का गुणक या कॉस का गुणक, तो वह पिक वैल्यू दिया रहेगा। RMS भी निकाल सकते हैं, तो 2 से क्या कर दीजिएगा, गुना। वोल्टेज दिया रहेगा तो गुना कर दोगे, तो सीधा यहां पे लिख देते आई V पिक का वैल्यू क्या होता है, √2 × V RMS, √2 × V RMS। तो ये रिलेशन पूछे जाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, अगर प्योर रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। तो लिख लीजिए यहां पे अब, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे फेज डिफरेंस का वैल्यू 0, डेल्टा फाई का वैल्यू 0। प्योर रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट दोनों हमेशा एक ही लाइन पे होगा। अगर प्योर रेजिस्टेंस का केस है तो रटा चुके हैं कि आपको वोल्टेज और करंट हमेशा क्या रहेगा, सेम फेज में, हमेशा सेम फेज में, हमेशा सेम फेज में, हमेशा सेम फेज में, हमेशा सेम फेज में। किसमें, प्योर रेजिस्टेंस के केस में, प्योर रेजिस्टेंस के केस में, प्योर रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 डिग्री। वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और करंट भी किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। किस केस में, प्योर रेजिस्टेंस के केस में। अब हम बात करते हैं अभी प्योर कैपेसिटर। तो समझिएगा, अगर प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं आप लोग, प्योर कैपेसिटर, तो इसमें पहला चीज तो याद रखिएगा, अब रेजिस्टेंस नहीं हो करके रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट करता है, रिएक्टेंस में। किसमें, रिएक्टेंस में। किसमें, रिएक्टेंस में। किसमें, रिएक्टेंस। अब याद ये भी रखिएगा कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का यूनिट सेम, यूनिट सेम। तो ये रिएक्टेंस हो गया, रिएक्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर। और इसका वैल्यू याद रखिएगा हमेशा 1/ωc, 1/ωc, 1/ωc,
1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा सी, और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ इंटू सी, 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 क्योंकि ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। यूनिट क्या होगा रिएक्टेंस का? तो रिएक्टेंस का यूनिट भी याद रखिएगा ओम ही होता है। क्या होता है? ओम। अब याद रखिएगा इसका फेजर डायग्राम। तो प्योर कैपेसिटर के केस में फेजर डायग्राम की बात करिएगा, फेजर डायग्राम, तो सिंपली याद रखिएगा फेजर डायग्राम का जब चर्चा करते हैं तो समझिएगा, इधर करंट होता है बाबू, अब वोल्टेज नीचे होता है VC, तब वोल्टेज पीछे है करंट से, कितना से? π/2 से। वोल्टेज पीछे है करंट से, कितना से? π/2। दिमाग में सेट करो, कैपेसिटर ओरिजिन से नीचे y एक्सिस पे, कैपेसिटर ओरिजिन से नीचे और कहाँ पे? y एक्सिस पे, कैपेसिटर ओरिजिन से नीचे और कहाँ पे? y एक्सिस पे। अब दो चीज याद रखना, अगर यहाँ पे फेज डिफरेंस की बात करेगा तो पहले वोल्टेज और करंट देगा, तो याद रखेगा कितना होगा? -90 डिग्री। माइनस, अगर वोल्टेज पहले दिया, क्योंकि वोल्टेज पहले दिया रहता है तो वोल्टेज माइनस करंट कितना होगा? -90। इसका मतलब वोल्टेज पीछे है करंट से, कितना से? 90 से। लिख लीजिएगा, हेंस वोल्टेज इज लैगिंग। लैगिंग का मतलब पीछे, लैगिंग विथ करंट, कितना से? π/2। तो प्योर कैपेसिटर के केस में वोल्टेज हमेशा पीछे होता है करंट से, कितना से? π/2 से। वोल्टेज पीछे होता है करंट से, कितना से? π/2 से। किस केस में? प्योर कैपेसिटर के केस में, 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 प्योर कैपेसिटर के केस में वोल्टेज पीछे होता है, वोल्टेज पीछे होता है, वोल्टेज पीछे होता है, वोल्टेज पीछे होता है करंट से, कितना से? π/2। क्लियर हो गया बढ़िया से? अगर इसमें करंट पूछ देगा तो याद रखना करंट का वैल्यू यहाँ पे होता है EMF अपॉन XL, XC, EMF अपॉन XC। करंट अगर पूछेगा तो EMF/XC, EMF/XC, EMF/XC। XC हो गया रिएक्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। करंट पूछता है तो करंट का फॉर्मूला E/XC, 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 E/XC। जैसे करंट बराबर EMF रेजिस्टेंस करते हैं ना, तो कैपेसिटर में रेजिस्टेंस क्या हो गया? XC, रिएक्टेंस। कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस ही रिएक्टेंस बन जाता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग चर्चा करेंगे प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर की बात करोगे, प्योर इंडक्टर, तो प्योर इंडक्टर के केस में अब डायरेक्ट लिखेंगे रिएक्टेंस का वैल्यू, XL का वैल्यू ओमेगा L, XL का वैल्यू ओमेगा L, XL का वैल्यू ओमेगा L, ओमेगा का वैल्यू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L। इंडिया का फ्रीक्वेंसी कितना? 50 हर्ट्ज। इंडिया का फ्रीक्वेंसी 50, तो 50 पुट करके बनाओगे। अगर इसमें करंट की बात करेगा तो करंट इंडक्टर के अक्रॉस कहेगा तो E/XL, E/XL। फेजर डायग्राम देखिए, इसमें बाबू
इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर और करंट नीचे, तो देखिए ये लीड कर जाएगा। इसमें वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है करंट से, कितना से, π/2 से। तो डेल्टा φ बराबर φv माइनस φi, और इसका वैल्यू 90 डिग्री या π/2 हो गया। इसका मतलब वोल्टेज लीड करेगा करंट से, हेंस वोल्टेज इज लीडिंग विथ करंट बाय π/2। वोल्टेज लीड करेगा करंट से, कितना से, π/2 से। वोल्टेज लीड करेगा करंट से, कितना से, π/2 से। वोल्टेज लीड करेगा करंट से, कितना से, π/2 से। वोल्टेज लीड करेगा करंट से, कितना से, π/2। वोल्टेज लीड करेगा करंट से, कितना से, π/2। जम करके ये कॉन्सेप्ट सब सिखाए थे। वोल्टेज लीड करता है करंट से, कितना से, π/2 से। प्योर इंडक्टर की बात करेंगे तब, प्योर इंडक्टर लिख लिए यहां तक। अब सबसे पहले एक टर्म आपको समझना है, एवरेज पावर। बोर्ड में दे सकता है एवरेज पावर इस सर्किट के अक्रॉस, तो उसका फॉर्मूला अभी हम पढ़ाएंगे पहले, तब उसके बाद RC RL और LRC सीरीज ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चर्चा, AC जनरेटर का चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एवरेज पावर हमें थोड़ा बताना होता है, वजह है अभी पावर फैक्टर को समझाने के लिए। लिख लिए इतना, जल्दी लिखिए, इतना स्लो प्रोसेसर से काम ना चलेगा। चलो, एवरेज पावर, अगर हम बात करते हैं एवरेज पावर, पी एवरेज, रट जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में डालता है। इसका एक ही फार्मूला होता है, VRMS IRMS इंटू cos फाइ। VRMS IRMS cos फाइ, VRMS IRMS cos फाइ। अब सुनो, cos फाइ को हम लोग पढ़ते हैं पावर फैक्टर, cos फाइ को पावर फैक्टर, cos फाइ को पावर फैक्टर, जिसका वैल्यू हमेशा R/Z होता है, वैल्यू हमेशा R/Z। पूछ देगा पावर फैक्टर, ये जो cos फाइ होता है, ये फाइ किसके किसके बीच का एंगल होता है, याद रखिएगा, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट। अब क्वेश्चन कैसे देता है सुन लीजिए, एक एग्जाम्पल पे क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास Vt का वैल्यू दे चुका है 20 sin ω/t एंड It का वैल्यू 10 sin ω/t प्लस π/2 दे दिया मान लो। तो एवरेज पावर आपसे पूछेगा, तो एवरेज पावर जब बात करिएगा तो पहले फेज डिफरेंस बताइए। फेज डिफरेंस क्या होगा इसका, डेल्टा फाइ। तो आप φv में से φi को घटा दीजिए, φv माइनस φi, तो यहां से कितना होगा, माइनस π/2। 90 हो गया तो एवरेज पावर ऑलवेज जीरो, ऑलवेज। तो यहाँ पे एवरेज पावर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, क्योंकि cos 90 माइनस में रहे कि प्लस में रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरेज पावर क्या हो जाएगा, जीरो। याद रखिएगा कि वोल्टेज और करंट
दिया रहेगा तो सबसे पहले फेज डिफरेंस चेक करना। अगर फेज डिफरेंस 90 आ गया तो एवरेज पावर ऑलवेज जीरो, एवरेज पावर ऑलवेज जीरो। अगर मान लीजिए 90 नहीं आया, उसके अलावे कुछ भी आएगा तो एवरेज पावर का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। लेकिन अगर 90 डिग्री आ गया तो रट जाना, एवरेज पावर का वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है, जीरो। एवरेज पावर का वैल्यू हमेशा जीरो, एवरेज पावर का वैल्यू हमेशा जीरो। इस पे क्वेश्चन जम के करवाए थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है। हो सकता है 5 नंबर में पहले डेरिवेशन भी पूछे जाते थे इसका, अभी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एसी जनरेटर या ट्रांसफार्मर में से कोई एक देगा तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी वजह से। बढ़ें आगे, चलिए अब समझिएगा, हम बात करते हैं आरएल सर्किट और आरसी सर्किट का। तो एक लाइन में समझना, आरएल सर्किट और आरसी सर्किट। आरसी सर्किट, आरसी सर्किट में कै गो हो गया, 2 गो हो गया। एक बार समझा देते हैं थोड़ा सा डायग्राम देख करके। देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब सप्लायर एक हो है और कंज्यूमर 2 गो है। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये VT बराबर V नट साइन ओमेगा टी, और इसके अक्रॉस VR, इसके अक्रॉस VC। अब 2 गो रहेगा तो रिएक्टेंस चेंज कर जाता है इम्पीडियंस में। किसमें, इम्पीडियंस में। किसमें, इम्पीडियंस में। तो देखो VT की बात करोगे तो समझ लेना, VR होता है एक्स एक्सिस पे और VC किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करिए तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर तो आई आर का होल स्क्वायर, अब प्लस माइनस आई एक्सी का होल स्क्वायर। आई बाहर निकल जाएगा तो आई इंटू जेड हो जाता है, बराबर अंडर रूट आई बाहर निकाल लीजिए आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आई से आई, इसी को इम्पीडियंस कहते हैं। तो डायरेक्ट आप लोग से पूछता है कि बताइए आरसी सर्किट में इम्पीडियंस का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। आरसी सर्किट में इम्पीडियंस का वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। किसकी बात कर रहे थे हम, आरसी सर्किट का। तो आरसी सर्किट में कोई पूछेगा इम्पीडियंस तो सीधा जवाब दीजिएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। याद हो गया सबको। आरसी सर्किट में इम्पीडियंस का यूनिट भी क्या होता है, ओम ही होता है। क्या होता है यूनिट, ओम। तो जेड का यूनिट कोई पूछ देगा तो ओम ही कहिएगा। यूनिट ऑफ जेड, यूनिट ऑफ जेड की बात करेगा तो ओम, यूनिट ऑफ जेड भी होगा ओम, ओम। यूनिट ऑफ जेड भी क्या हो जाएगा, ओम। यूनिट ऑफ जेड का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ओम। और जेड का फार्मूला क्या होता है आरसी सर्किट में, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इसमें अगर आपसे 10 फाइ की बात करेगा तो देखो एक बार, तो सबसे पहले
अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए, इधर हम लोग वी आर को लेते हैं, इधर वी सी को लेते हैं। वी सी ओरिजिन से हमेशा नीचे, वी आर इस पे, रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा जल्दी बोलो, 20 से, तो ये रिजल्टेंट होगा वी टी, ये एंगल फाई हो गया। तो टेन फाई का बात पूछेगा तुझसे तो आप कहोगे ना बाबू टेन फाई का वैल्यू, या उधर लिख दे, इसी को फेजर डायग्राम कहते हैं। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम कभी कभी अगर हार्ड करेगा तब देगा, नहीं तो ये सब जनरली नहीं देता है। बोर्ड में फार्मूला आजकल कुछ भी दे देता है, इसीलिए। तो टेन फाई का वैल्यू क्या होगा जल्दी बोलिए, वी सी अपॉन वी आर। आई से आई कट गया तो इसी को आई इंटू एक्स सी बाय, एक में लिख देते बाद में डायरेक्ट लिखेंगे, बाय एक्स एल। आई से आई कट गया, वी सी अपॉन आर हो गया। तो टेन फाई की अगर बात करेगा तो इसका सिंपल फार्मूला होता है 1/ओमेगा सी आर। तो आरसी सर्किट में अगर आपसे पूछेगा टेन फाई का वैल्यू तो क्या होता है हमेशा 1/ओमेगा सी आर, 1/ओमेगा सी आर, 1/ओमेगा सी आर, 1/ओमेगा सी आर। टेन फाई का वैल्यू 1/ओमेगा सी आर। आर नहीं समझना, सी इंटू आर। तो टेन फाई का वैल्यू 1/ओमेगा सी इंटू आर, 1/ओमेगा सी इंटू आर। किस सर्किट की बात करते हैं हम, आरसी सर्किट में। किसमें, आरसी सर्किट में। आरसी सर्किट में कोई पूछेगा फेजर डायग्राम तो टेन फाई का वैल्यू रट जाइएगा, 1/ओमेगा सी आर, 1/ओमेगा सी आर, 1/ओमेगा सी आर, 1/ओमेगा सी आर, 1/ओमेगा सी आर। एंगल का वैल्यू 0 और, यानी कॉस फाई का वैल्यू पूछेगा तो 0 और 1 के बीच में, ना तो 0 होगा नहीं, लिख लिए। तो टेन फाई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा 1/ओमेगा सी आर। टेन फाई का वैल्यू 1/ओमेगा सी आर। टेन फाई का वैल्यू 1/ओमेगा सी आर। टेन फाई का वैल्यू 1/ओमेगा सी इंटू आर। लिख लिए। किसी का प्रोसेसर बहुत स्लो है, उस सब बाद में लिखना, सब डाल देंगे, लिखते रहिएगा, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेसर वाले को दिक्कत होता है। अब देखिए ध्यान से, आरएल सर्किट का चर्चा करते हैं। आरएल सर्किट, आरएल सर्किट अगर इसमें चर्चा करेगा तो जेड सीधा याद रखना। अब डायरेक्ट लिखेंगे अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, एक्सएल का होल स्क्वायर। तो इसी को लिखते हैं हम लोग आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। डायरेक्ट पूछा जाता है आरएल सर्किट में इंपीडेंस, तो सीधा कहना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। इसमें फेज एंगल पूछेगा टेन फाई, तो क्या होगा बोलो, ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर। सीधे याद रखेगा आरएल सर्किट में जेड का वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। और टेन फाई का वैल्यू ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर। अब सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से, हम लोग चर्चा करेंगे एलआरसी सीरीज सर्किट, एलआरसी सीरीज सर्किट। देखो ध्यान से, तीनों को अगर एक साथ कंबाइन करते हैं, एलआरसी सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, तो सुनिएगा इसमें जेड की बात करेगा तो जेड का वैल्यू होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
XL माइनस XC का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर। इम्पीडेंस अगर LRC सीरीज सर्किट की बात करेगा तो सीधा याद रखिएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL को ओमेगा L, XC को 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर। यहीं पे एक टर्म आता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जहां एट रिजोनेंस की बात करिएगा तो याद रखना XL और XC का वैल्यू सेम एंड Z इज मिनिमम, Z इज मिनिमम। और रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का सीधा वैल्यू अगर तुझसे पूछेगा तो इसका सिंपल वैल्यू होता 1/2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये किसका केस होता है? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कोई फार्मूला पूछेगा आपसे तो सीधा याद रखिएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC, 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 1/2 पाई अंडर रूट LC। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1/2 पाई अंडर रूट LC, 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 1/2 पाई अंडर रूट LC। याद हो गया सबको? 1/2 पाई अंडर रूट LC। क्लियर? ये क्या हो गया? रिजोनेंट। अब सुनिए, पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है? रिजोनेंट के केस में। कहाँ पे? रिजोनेंट के केस में। अदर जितने भी केस होते हैं सब पे कम कम होगा। और सबसे कम कहाँ होता है? प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर, वहाँ पे भी 0। तो लिखिएगा एट प्योर रेजिस्टेंस, प्योर 10 मिनट, हमको तुमसे ज़्यादा परेशानी है, क्लास है इसके बाद। प्योर रेजिस्टेंस और रिजोनेंस, कॉस फाई का वैल्यू 1। रटा जो रहे हैं ना, मन ज़्यादा कितना आता है हमरो पता। बोले पढ़ ले, बोर्ड है बाबू, एग्जाम इस बार बहुत ठीक ठाक लेगा। जो भी है 1 घंटा पहले शांत हो जाओ। 1 घंटा पहले, बार बार 1 घंटा देखे होंगे, दे दिया है सब कुछ। 1 घंटा एग्जाम में पहले इन कराएगा आपको, सब हैकरी खत्म हो जाएगा। सब ऑब्जेक्टिव इतना दिन होता क्या था, इधर उधर से ऑब्जेक्टिव का जुगाड़ बैठता था। अभी सब कुछ नहीं होगा क्योंकि आधा घंटा पहले आता था। बहुत अच्छा से लेगा एग्जाम, समझा देगा इस बार बोर्ड। अभी तक नहीं सुधरा है तो सुधर जाओगे एग्जाम के बाद। कॉस फाई का वैल्यू 1, तब कुछ नहीं बचता उस समय में। अब देखो, ये प्योर रेजिस्टेंस या रिजोनेंस केस। अगर मान लीजिए प्योर इंडक्टर की बात करें, प्योर C और प्योर L और LC तीनों की बात कर रहे हैं, कॉस फाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0। कॉस फाई का वैल्यू हमेशा 0।
ये सब डायरेक्ट उठा उठा के रखेगा। प्योर कैपेसिटर रहे, प्योर इंडक्टर रहे या एलसी सर्किट रहे, पावर फैक्टर का वैल्यू हमेशा जीरो, पावर फैक्टर का वैल्यू हमेशा जीरो, पावर फैक्टर का वैल्यू हमेशा जीरो। अगर तुमको इसी में पूछ देता 10 फाइ का वैल्यू तो सीधा एक लाइन लिख देता इसमें फेजर डायग्राम एलआरसी सीरीज सर्किट में। तो 10 फाइ का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी अपॉन आर। इसमें एलआरसी सीरीज सर्किट में, एलआरसी सीरीज सर्किट में अगर तुझसे कोई पूछेगा 10 फाइ का वैल्यू, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी अपॉन आर, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी अपॉन आर। अब याद रखिएगा इसमें ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं हम। आखिरी को एक क्वालिटी फैक्टर सब है, क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर का वैल्यू 1 बाय आर अपॉन एल बाय सी लिख लेना खाली फार्मूला। क्यू फैक्टर, इसी को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। क्यू फैक्टर का वैल्यू होता है हमेशा 1 बाय आर अपॉन अंडर रूट एल बाय सी, 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर का फार्मूला होता है 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी, 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 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। अब सुनिए, ट्रांसफॉर्मर सबसे पहला पूछेगा किस प्रिंसिपल पे, ये बोर्ड में 5 नंबर में पूछने का चांस है। ट्रांसफॉर्मर याद रखना, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहला ट्रांसफॉर्मर में हम लोग लिखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ट्रांसफॉर्मर जो इंपॉर्टेंट है वही चर्चा कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल क्या है बाबू? म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पे। क्लियर हो गया? ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। क्लियर है? अब समझना, अगर इसमें एक चीज बहुत पूछता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप की बात करिएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बड़ी पूछता है बोर्ड में, बराबर दिया जाएगा, वीवीआई कर देना स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो याद रखना, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से क्या होना चाहिए? ज्यादा। सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से ज्यादा, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा, सेकेंडरी का करंट प्राइमरी से कम, यानी प्राइमरी का ज्यादा, और के का वैल्यू ग्रेटर देन 1। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप याद रखना है। दूसरा है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन की बात करिएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे हम लोग, तो रख जाइएगा, इसमें उल्टा होता है। एनपी बड़ा होगा एनएस से, वीपी बड़ा होगा वीएस से, और आईपी बड़ा होगा किससे? उल्टा, आईएस न बड़ा, आईएस बड़ा होगा किससे? आईपी से, और के लेस देन, के लेस देन। स्टेप अप और स्टेप डाउन बराबर पूछे जाते हैं। स्टेप अप में याद रखिएगा, सब कुछ बड़ा सेकेंडरी का होना चाहिए। सब कुछ बड़ा किसका होना चाहिए? सेकेंडरी का। किसका? सेकेंडरी का। सेकेंडरी का सब कुछ बड़ा, सिर्फ करंट छोटा होता। के का भी वैल्यू ग्रेटर देन 1। के को कहते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। के को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मर रेशियो। के को ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर में यही चीज पूछता है।
अच्छा, पूछा जाता है उसमें जो लॉस 4 गो है, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस और फ्लक्स लॉस, उसको रट जाना। कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस और फ्लक्स लॉस, उसको रट जाइएगा सब लोग। बार बार कर पूछेगा ट्रांसफॉर्मर, या तो लॉस भी दे देता है। अब इसके बाद आखिरी पॉइंट है इसमें, एसी जनरेटर। तो सबसे पहला चीज पूछता है एसी जनरेटर किस पे काम करता है। तो याद रखना, एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर का काम क्या होता है? एसी जनरेटर का काम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बड़ी पूछता है, लिखो एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, लॉन्ग में ये दोनों में से कोई जो भी दे, एसी जनरेटर, इसका काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना? इलेक्ट्रिकल। पूछता है ये बराबर इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोई पूछेगा एसी जनरेटर का क्या काम, तो कहिएगा मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। क्लियर हो गया? दूसरा, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। इट बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। सॉरी, हाँ, ये एसी जनरेटर है ना, एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और तीसरा, इसमें ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है? ई बराबर ई नट साइन ओमेगा टी। इसमें 4 चीज होता है, वो सब याद होगा। मैक्सिमम ईएमएफ इसमें पूछेगा, तो मैक्सिमम ईएमएफ का वैल्यू याद रखना बाबू। मैक्सिमम ईएमएफ की बात करेंगे एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। बड़ी पूछता है मैक्सिमम ईएमएफ एन बी ए ओमेगा। तो यही था एसी जनरेटर। एसी जनरेटर किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? ई नट साइन ओमेगा टी। और ई नट का मैक्सिमम वैल्यू एन बी ए ओमेगा। एन हो गया नंबर ऑफ टर्न, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि आधा घूमता है फिर आधा। इसमें 4 चीज होते हैं, उसको याद रखिएगा। यही था आपका मैग्नेट का पूरा कंसेप्ट। एक बार ढंग से रटिएगा। कल सुनिए, कल का टाइमिंग 10 बजे से चालू होगा, और जब संडे है कल, और सुनिए ध्यान से, यहाँ पे हम रटाएंगे 10 बजे से, क्योंकि ये कैंपस बंद हो जाता है 1 बजे के बाद। 10 बजे से, अब जिनको आना होगा आना, नहीं 10 बजे से आपका हम पूरा मॉडर्न को ढंग से रटाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। अरे जाओ ना यार, तुम काहे ही काम कर रहा है, पिटाने के लिए कर रहे हो क्या?